नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना अंकुर सर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं आज एक एक्सक्लूसिव वीडियो। जी हां, आरबीएसई का मॉडल टेस्ट पेपर कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर हम डिस्कशन करेंगे, मिलकर हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस मॉडल टेस्ट पेपर की। प्रश्न हमारे सामने दिया है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विकल्प है अविकल्प चालकता, ब विकल्प प्रतिरोधकता, स विकल्प सेल नियतांक, द विकल्प चालकत्व। देखिए, बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है सर, तो प्रतिरोध का सिंबल हमारा कैपिटल आर होता है। प्रतिरोध। अगर हम अविकल्प की बात करें चालकता, तो चालकता का सिंबल कप्पा होता है। ये बेटा कैपिटल के नहीं है, ये क्या है, कप्पा। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, KAPPA, कप्पा। प्रतिरोधकता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोधकता को हम रोह से प्रदर्शित करते हैं। सेल नियतांक G स्टार हमारा होता है, तो सेल नियतांक की अगर हम बात करें, यह हुआ हमारा G और स्टार। चालकत्व या चालकत्व की अगर हम बात करें, तो चालकत्व को हमारे G से, कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, प्रश्न की तो हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की बात हम पकड़ लें, फिर प्रश्न पे आते हैं। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण सूत्र, R बराबर होता है 1/G के। जी हां, प्रतिरोध बराबर होता है 1/ चालकत्व के। साथ ही साथ में अगर हम बात करें, R बराबर होता है रो L/A के। अच्छा जी, उसके बाद में अगर रो और कप्पा में हम संबंध देखें, तो रो बराबर होता है 1/कप्पा के, और साथ ही साथ में ये क्या है, वापस लिख देता हूं, ये कप्पा है। अच्छा, और साथ ही साथ में अगर हम सेल नियतांक की बात करें, तो कप्पा, सेल नियतांक में कप्पा बराबर होता है G गुणा G स्टार के। जी हां, चालकत्व गुणा सेल नियतांक बराबर होता है कप्पा। ये चार महत्वपूर्ण सूत्र है। अब प्रश्न की बात करते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, जी हां, चालकत्व द विकल्प में दिया है, तो द विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न हमारे सामने दिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निम्न में से किस पर निर्भर करती है। अविकल्प क्रियाकारकों की सांद्रता पर, ब विकल्प वेग स्थिरांक पर, स विकल्प उत्पादों की सांद्रता पर, और द विकल्प उत्प्रेरक पर। देखिए, बहुत ही साधारण सा ये प्रश्न है। हमारे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अगर महत्वपूर्ण सूत्र की हम बात करें, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K वेग स्थिरांक बराबर होता है 2.303/T लॉग किसका, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बटा अभिकारक की T समय पर सांद्रता के। अच्छा, अर्धायु का क्या मान होता है, अगर प्रथम कोटि के लिए हम बात करें, तो प्रथम कोटि के लिए अर्धायु T आधा बराबर होता है 0.693/K के। और K क्या है, जी हां, K हमारा वेग स्थिरांक है। चलिए जी, प्रश्न का जवाब मिल चुका है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निम्न में से किस पर निर्भर करती है। जी हां, वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है। इस सूत्र से हमें पता लग रहा है ब विकल्प में वेग स्थिरांक है, ब विकल्प हमारा सही उत्तर है। प्रश्न हमारे सामने दिया है, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। विकल्प है 3, 0, 2, 1। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, किसी एक साधारण अभिक्रिया ले लेते हैं, A अभिकारक जो कि उत्पाद बना रहा है। अच्छा, इस अभिक्रिया के लिए अगर हम बात करें, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग R बराबर होगा K गुणा अभिकारक की सांद्रता की घात N के। अच्छा, K क्या है, वेग स्थिरांक है, और N क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। तो N बराबर है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि।
अच्छा जी, अब यहां पर ध्यान दें, ये समीकरण लेट्स से ए, समीकरण 1 हमारे पास आ चुकी है। R बराबर है K गुणा अभिकारक A की सांद्रता की घात n के। अगर हम यहां पर अगर n का मान 0 रख दें तो सांद्रता A की घात 0 हो जाएगी। किसी की भी घात 0 1 के बराबर होती है, तो अगर n का मान 0 रख दें, R इज इक्वल टू हो जाएगा R बराबर K गुणा A अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के। R बराबर K हो चुका है। अब आप ही देखिए, अगर n का मान 0 रख दें, n का मान 0 मतलब 0 कोटि की अभिक्रिया, तो 0 कोटि की अभिक्रिया, 0 कोटि की अभिक्रिया के लिए R वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ब विकल्प में दिया है 0। जी हां, ब विकल्प हमारा सही है। प्रश्न हमारे सामने दिया है, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम है। अ विकल्प निस्तापन, ब विकल्प भर्जन, स विकल्प निक्षालन, द विकल्प फेन प्लवन। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अ विकल्प की अगर हम बात करें तो अ विकल्प में है निस्तापन। अच्छा, निस्तापन में होता क्या है? निस्तापन में सर, हां जी, निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में या वायु की अल्प मात्रा में अगर कार्बोनेट अयस्क को गर्म करते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति या अल्प उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमारा ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। हमें तो सल्फाइड के गर्म करना है, अतः अगर हम बोले अ विकल्प तो गलत है। ब विकल्प की बात करें भर्जन, तो अगर यहां पर ही लिखते हैं ब विकल्प की अगर हम बात करें, भर्जन की हम बात करें, जी हां, सल्फाइड अयस्क अगर है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो जैसे हमारा जिंक सल्फाइड हुआ, वायु की उपस्थिति में अगर आप गर्म करेंगे तो साथ ही साथ में जिंक ऑक्साइड मिलेगा और SO2 अलग हो जाएगा। ठीक है, पूछा है सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम है, भर्जन कहलाता है। इसके अन्य उदाहरण भी देख लें। PbS है, वायु की उपस्थिति में अगर आप गर्म करेंगे तो PbO बनेगा और SO2 अलग हो जाएगा। या Cu2S है, अगर उसे वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे Cu2O बनेगा और SO2 अलग हो जाएगा। यही है भर्जन। अगर निक्षालन की बात करें तो, अगर निक्षालन की बात करें, स विकल्प की बच्चों बात करते हैं। निक्षालन में क्या होगा? निक्षालन में तो जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सोना हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, तो ऐसे धातुओं को सबसे पहले संकुल यौगिक बनाते हैं। अगर साइनाइड आयन के साथ में अगर हम मिश्रित करें तो एक संकुल यौगिक बनेगा। अच्छा, उस संकुल यौगिक को फिर जैसे ज्यादा क्रियाकारक या ज्यादा जो क्रियाशील धातु होती है जिंक, उसके साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो संकुल यौगिक जिंक के साथ में अलग हो जाएगा और साथ ही साथ में हमारे पास सोना या चांदी धातु की शुद्ध रूप में मिल जाएगा। तो यह हुआ शुद्ध धातु। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें हमारा सोना हो गया, चांदी हो गया, ऐसे धातु के लिए हम ये अभिक्रिया करते हैं, तो MAG हुआ, हमारा AU हुआ। अच्छा जी, अगर हम द विकल्प की बात करें, स विकल्प तो गलत हुआ। फेन प्लवन में क्या होता है? फेन प्लवन में यह बात सही है कि सल्फाइड अयस्क का हम उपयोग करते हैं, पर सल्फाइड अयस्क का सांद्रता, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं फेन प्लवन में, उसको ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं करते। द विकल्प भी गलत है। अ, स, द तीनों विकल्प गलत हैं। ब भर्जन हमारा सही विकल्प है। प्रश्न हमारे सामने दिया है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता है, विकल्प है 1, 2, 3, 4। देखिए, सबसे पहले तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र है H3PO2।
अच्छा, अब इसकी संरचना, केंद्रीय तत्व है फास्फोरस, दो सहसंयोजक बंध से हमारा ऑक्सीजन जुड़ा है, एक हमारा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो कि इस पृष्ठ के ऊपर है, एक हाइड्रोजन आप पृष्ठ के नीचे रखें, और एक है ऑक्सीजन, उससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। अच्छा, अगर हम बात करें अम्ल की क्षारकता हमें पता करनी है, तो ये जो हमारा यौगिक है वो कितने H+ देगा, उससे उसकी क्षारकता पता लग जाएगी। अगर एक H+ आयन देगा तो क्षारकता 1, अगर 2 H+ आयन देगा क्षारकता 2, अगर 3 H+ आयन देगा क्षारकता 3। अब ध्यान रहे, वो हाइड्रोजन जो कि केंद्रीय तत्व फास्फोरस से सीधे जुड़ी है, वो क्षारकता में योगदान नहीं करती, वो अलग नहीं होगी। लेकिन जो सीधे नहीं जुड़ी, जैसे ये हाइड्रोजन, वो क्षारकता में योगदान देगी। तो एक ही हाइड्रोजन है जो क्षारकता में योगदान देगी, अतः इस अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, जो कि अविकल्प में दिया है। तो अविकल्प हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न हमारे सामने दिया है, द्विदंतुर लिगेंड है अ, ब, स, द में अलग अलग लिगेंड यहां पर गिवन है, हमें पता करना है द्विदंतुर लिगेंड। अच्छा, सबसे पहले तो अगर हम बात करें अविकल्प की, SCN- की, अविकल्प में है SCN-। अच्छा, अगर SCN- की बात करें तो नाइट्रोजन के पास में एक एकल युग्म है जो कि सीधे उपसहसंयोजक बंध के द्वारा हमारे केंद्रीय धातु से जुड़ेगा हमारे संकुल यौगिक में। अतः अगर हम बात करें, ये एक दंतुर लिगेंड है। अच्छा जी, ब विकल्प की बात करें, ब विकल्प में है ऑक्सलेट आयन C2O4 2-। अच्छा, संरचना कैसे होती है सर? अगर संरचना की बात करें C2O4, तो ऐसी कुछ संरचना होती है। यहां पर अगर हम बात करें तो एक लिगेंड दो उपसहसंयोजक बंध के द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़ेगा, अतः यह द्विदंतुर लिगेंड है। ऐसा लिगेंड जो कि दो उपसहसंयोजक यौगिक के द्वारा हमारी केंद्रीय धातु से जुड़े, वो हो गया द्विदंतुर लिगेंड। तो द्विदंतुर लिगेंड जो कि हमें चाहिए था, ब विकल्प में है। अच्छा जी, स विकल्प की बात करें, स विकल्प में है बच्चों CO3 2-। देखिए, CO3 2- की संरचना, कार्बन ऐसा कुछ और 2- है, तो O और दो ऑक्सीजन के ऊपर ऋणात्मक चिन्ह। अब यहां पर आप सोचेंगे कि सर ये भी तो द्विदंतुर हो सकता है, दोनों ऑक्सीजन हमारी केंद्रीय धातु को उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी हो सकती है। पर अगर हम बात करें ये लिगेंड की, ये लिगेंड एक दंतुर है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यहां पर जो बंध कोण है वो 120 डिग्री है। अगर 120 डिग्री है तो यह संभव नहीं हो पाता कि दोनों ऑक्सीजन एक साथ उपसहसंयोजक बंध के द्वारा हमारी केंद्रीय धातु के साथ जुड़ जाए, अतः यह एक दंतुर लिगेंड है। अच्छा, तो फिर सर द विकल्प में बात करें तो EDTA 4-। EDTA 4- की बात करें, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। सो इथाइलिन मतलब 2 कार्बन, डाइएमाइन मतलब 2 नाइट्रोजन, और 4 एसीटेट आयन, इसका मतलब क्या? CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड O एसीटेट आयन ही लगाना है ना, और CH2 C डबल बॉन्ड O। अगर हम बात करें तो यहां पर नाइट्रोजन के पास एक हमारे पास एकल युग्म है, तो 1 2 3 4 5 और 6 उपसहसंयोजक बंध के द्वारा यह केंद्र धातु से जुड़ा होगा। द्विदंतुर तो यह नहीं है, षटदंतुर इसे बोल सकते हैं, तो बहुदंतुर यह लिगेंड हो गया। हमें क्या चाहिए था? द्विदंतुर, जो कि ब विकल्प में ऑक्सलेट आयन हमारा दिया है, अतः ब विकल्प हमारा सही है। प्रश्न हमारे सामने दिया है,
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण है अविकल्प एथिलीन ग्लाइकोल, ब विकल्प ग्लिसरॉल, स विकल्प आइसोप्रोपिल अल्कोहल, द विकल्प कैटेकॉल। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करें अविकल्प की, एथिलीन ग्लाइकोल है, अविकल्प है एथिलीन ग्लाइकोल। अच्छा जी, एथिलीन ग्लाइकोल का संरचना, तो एथिलीन ग्लाइकोल के संरचना में 2 कार्बन 2 OH समूह होते हैं, CH2OH और CH2OH। हमें पता करना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जिसमें एक OH समूह उपस्थित हुए। यहां पर तो 2 OH समूह हैं, अतः ये मोनो की जगह डाई हो जाएगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल हुआ। अच्छा जी, ब विकल्प की बात करें, ब विकल्प की अगर हम बात करें ग्लिसरॉल, जी हां, 3 कार्बन और 3 OH समूह इसमें उपस्थित होते हैं, तो 3 कार्बन 3 OH। क्या ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है? नहीं सर, ये तो ट्राई अल्कोहलिक या ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। अतः हमें तो मोनो चाहिए, यहां 3 OH है, ये भी हमारा विकल्प गलत हुआ। आइसोप्रोपिल अल्कोहल की बात करते हैं, सविकल्प आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल हमारा कुछ ऐसा होता है, CH3 CH2 जिसके साथ में OH संलग्न है और फिर एक CH3। क्या यहां पर एक OH समूह है? हां सर, यहां पर एक OH समूह है, यह हुआ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यही हमें चाहिए था, स विकल्प हमारा एकदम सही है। अगर द विकल्प की बात करें तो कैटेकॉल, कैटेकॉल में क्या होता है, यह हमारा रिंग हुई और इसके साथ में 2 OH साथ में जुड़े हुए हैं। हमें तो मोनोहाइड्रिक चाहिए था, यहां 2 OH है, द विकल्प भी गलत है। स विकल्प आइसोप्रोपिल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा, अतः स विकल्प हमारा सही उत्तर है। प्रश्न हमारे सामने दिया है, निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय है, विकल्प है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोइक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। फॉर्मिक अम्ल की अगर हम बात करें तो HCOOH अविकल्प में दिया है। ब विकल्प की बात करें तो एसिटिक अम्ल, ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें 2 कार्बन हो, यह एसिटिक अम्ल हुआ। अच्छा, अगर स विकल्प की बात करें तो प्रोपियोइक अम्ल, तो 3 कार्बन वाला हमारा अम्ल CH3 CH2 COOH। और द विकल्प की बात करें तो ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल में 4 कार्बन आ जाएंगे और COOH, तो CH3 CH2 CH2 COOH। अच्छा, इनकी अम्लीयता की अगर हम बात करें, अम्लीयता का हमें संबंध ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसे संयुग्मी क्षार में परिवर्तित करें। संयुग्मी क्षार में अगर हम बात करें तो फॉर्मिक अम्ल का संयुग्मी क्षार HCOO ऋणात्मक हो जाएगा। इसके लिए CH3 हमारा COO ऋणात्मक, CH3COO ऋणात्मक। इसके लिए CH3CH2 मतलब C2H5 COO ऋणात्मक, और यहां पर है CH3CH2 CH2 COO ऋणात्मक। अच्छा जी, यहां पर अगर हम बात करें क्रियाशील समूह तो सब में एक ही है, कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में अगर हम बात करें CH3 C2H5 या 3 कार्बन की कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है जो कि इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव शो करेगी, तो अतः अगर हम बात करें ये प्लस आई या प्लस प्रेरण प्रभाव शो करेगी, ये भी धनात्मक प्रेरण शो प्रभाव, और ये भी CH3 धनात्मक प्रेरण प्रभाव प्रदर्शित करेगी। तो बच्चों यहां पर है COO-, जितना ज्यादा धनात्मक प्रेरण प्रभाव होगा उतना ही संयुग्मी क्षार का स्थायित्व कम होगा, और संयुग्मी क्षार का स्थायित्व अगर कम होगा तो उसका जो यौगिक है उसकी अम्लता भी कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं यहां पर प्लस आई प्रेरण प्रभाव का, प्लस आई प्रेरण प्रभाव का अगर हम बात करें तो क्या ऑर्डर हो जाता है बच्चों,
ऑर्डर हो जाता है हमारा सबसे कम हाइड्रोजन का, उससे ज्यादा CH3, उससे ज्यादा C2H5 और उससे भी ज्यादा हमारा C3H हो गया 7। अच्छा जी, अतः अगर हम स्थायित्व की बात करें तो स्थायित्व हमारा फॉर्मिक अम्ल से जो संयुग्मी क्षार मिल रहा है उसका सबसे ज्यादा है। अतः अम्लीयता की अगर हम बात करें तो अम्लीयता सबसे ज्यादा फॉर्मिक अम्ल, फिर एसिटिक अम्ल, फिर हमारा प्रोपोइक अम्ल और फिर ब्यूटारिक अम्ल का हो जाएगा। निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय है, निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय फॉर्मिक अम्ल अविकल्प में दिया है, अविकल्प हमारा सही होगा। प्रश्न हमारे सामने दिया है, निम्नलिखित में से आवश्यक अमीनो अम्ल है। अविकल्प ग्लाइसिन, ब विकल्प वैलिन, स विकल्प ग्लूटामेन, द विकल्प एस्पेराजिन। अच्छा जी, अगर हम बात करें एक तथ्य पर आधारित यह प्रश्न है, आपको याद रखना होगा क्या सर? आपको याद रखना होगा आवश्यक अमीनो अम्ल हमारा ब विकल्प में गिवन है, वैलिन, तो वैलिन हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल है, अतः ब विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न हमारे सामने दिया है, स्वर्ण सतह पर HI का ऊष्मीय वियोजन किस कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक स्वर्ण की सतह हमारे पास है, यह क्या है? स्वर्ण सतह। अच्छा, स्वर्ण की सतह पर अगर HI का ऊष्मीय वियोजन होगा तो देखिए, सबसे पहले तो HI का ऊष्मीय वियोजन होगा, जितने गैसीय अभिकारक है वो स्वर्ण की सतह पर अधिशोषित होंगे। अच्छा जी, उसके बाद में ऊष्मीय वियोजन होगा और ये स्वर्ण सतह से वापस विशोषित हो जाएंगे। ओके, अब अगर हम बात करें, जितने अणु अधिशोषित हो रहे हैं उतने ही अणु विशोषित भी होंगे, अतः अधिशोषण या अधिशोषित अणु बराबर होंगे विशोषित अणु के, और अगर अधिशोषित अणु विशोषित अणु के बराबर है मतलब स्वर्ण सतह पर नियत अणु उपस्थित है, अतः अभिक्रिया की कोटि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही। अभिक्रिया की कोटि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही, इसका मतलब R वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर होगा वेग नियतांक गुणा अभिकारक की सांद्रता n के। अगर मान लो कोई अभिक्रिया है, A से उत्पाद बन रहे हैं, तो इसके लिए हमारा वेग का सूत्र हुआ, और अगर अभिकारक की सांद्रता पर वेग, अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं कर रहा, n का मान 0 हो जाएगा। अगर n का मान 0 हो गया तो R बराबर k हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग केवल वेग स्थिरांक पर निर्भर करेगा। तो स्वर्ण सतह पर HI का ऊष्मीय वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, अतः उत्तर क्या होगा? 0। प्रश्न हमारे सामने दिया है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन किस नाम से जाना जाता है? तथ्य पर आधारित यह प्रश्न है। ध्यान रहे, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO का 40% जलीय विलयन हमारा फॉर्मेलिन के नाम से जाना जाता है। क्या? फॉर्मेलिन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिन। प्रश्न हमारे सामने दिया है, गाटरमान अभिक्रिया में उत्प्रेरक हमसे पूछा है। देखिए, बहुत ही साधारण ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको गाटरमान अभिक्रिया आती है तो गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लवण हम लेते हैं। अच्छा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, तो N2+Cl- हमने लवण लिया। अच्छा, अगर इसे कॉपर की उपस्थिति में HX के साथ में अभिक्रिया कराई तो क्या होगा? फॉर्माइलेशन होगा, फॉर्मेलीकरण होगा। अच्छा, X क्या है? हैलोजन है, क्लोरीन ले लीजिए या Br ले लीजिए। अतः
उत्पाद के रूप में हमें क्या मिल जाएगा? हेलोबेंजीन मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। साथ ही साथ में डाई नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो ये गाटरमान अभिक्रिया होती है। गाटरमान अभिक्रिया में आप देख सकते हैं उत्प्रेरक हमारा CuHX की उपस्थिति में लिया जाता है। अतः सही आंसर हमें मिल चुका है। प्रश्न हमारे सामने दिया है, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं अतः इन्हें अशर्करा भी कहते हैं, बताइए ये क्या है? बहुत ही सीधा सा ये प्रश्न है। ऐसे सैकेराइड जो कि स्वाद में मीठे नहीं होते, अशर्करा भी कहलाते हैं, ये सैकेराइड होते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड। क्या? पॉलीसैकेराइड। अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये तो स्वाद में मीठे होते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड ही हैं जो अशर्करा कहलाते हैं। अशर्करा हमारे पॉलीसैकेराइड है। सही उत्तर हुआ पॉलीसैकेराइड। प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण लिखिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हम यहां पर बताने जा रहे हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होती है? जी हां, अगर हम बात करें के, स्मॉल के बराबर होता है 2.303 बटा टी के गुणा लॉग किसका? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बटा टी समय पर अभिकारक की सांद्रता के बराबर। अच्छा, अगर हम बात करें के क्या है? के हमारा है वेग स्थिरांक। के हमारा वेग स्थिरांक है। स्मॉल टी है समय। तो अगर हम बात करें स्मॉल टी हमारा समय है, अभिक्रिया का समय। अच्छा जी, उसके बाद में अगर हम बात करें ए की सांद्रता और नॉट की क्या है, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। अच्छा, तो फिर ए की सांद्रता टी क्या है? अरे बच्चों, अगर ए की सांद्रता टी की अगर हम बात करें तो ए की सांद्रता टी के लिए, अच्छा जी, ए की सांद्रता टी है, अभिकारक की, बताइए, अभिकारक की टी समय पर सांद्रता। जी हां, तो ऐसा कुछ इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा। तो सही उत्तर हमें मिल चुका है। प्रश्न हमारे सामने दिया है, चुंबकीय पृथक्करण विधि का आरेखीय नामांकित चित्र बनाइए। अच्छा, चुंबकीय पृथक्करण विधि कब काम आती है? ऐसे अयस्क जिसके कण हमारे चुंबक से, अयस्क जिसके कण चुंबक से आकर्षित होते हैं, वहां पर चुंबकीय पृथक्करण विधि लगाते हैं और तब हम अयस्क को सांद्रित करते हैं। इसमें चुंबकीय रोलर हम लेते हैं और एक पट्टे पर चूर्णित कण हम रखते हैं। तो ये हमने रोलर लिया और ये कुछ इस दिशा में घूम रहा है। अच्छा जी, ये दोनों घूम रहे हैं लाइक ऐसे। अब यहां पर चूर्णित अयस्क रखा जो कि अयस्क इस पट्टे पर होके चल रहा है। अच्छा, ये चुंबकीय रोलर है और चूर्णित अयस्क ऐसे हैं जो कि जिसमें अयस्क के कण हमारे चुंबक से आकर्षित होंगे। तो जैसे ये गिरेगा तो जो अयस्क के कण हैं वो चुंबक से ज्यादा आकर्षित होंगे, तो उनका एक अलग ढेर बन जाएगा, और ऐसे कण जो कि अचुंबकीय हैं वो दूर से ही अलग हो जाएंगे, उनका एक अलग ढेर बन जाएगा। हमारे काम का जो अयस्क है, जैसे चुंबकीय कण, उसके अलग ढेर को हम अलग करेंगे और फिर उसे आगे धातु कर्म में लगा देंगे। तो अतः यहां पर तो पूछा है चुंबकीय पृथक्करण विधि का नामांकित चित्र बताइए, तो ऐसा कुछ नामांकित चित्र होगा। ये चुंबकीय रोलर है, चूर्णित अयस्क यहां से जा रहा है और ये चुंबकीय कण और दूर गिरे हुए कण अचुंबकीय कण होंगे। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर इस तरह दिया जाएगा। प्रश्न हमारे सामने दिया है, हाबर प्रोसेस के अनुसार अमोनिया उत्पादन के लिए प्रवाह चित्र बनाइए। अच्छा, हाबर प्रोसेस होता क्या है? हाबर प्रोसेस में अगर हम बात करें, एक कंप्रेसर में हम N2 और H2 गैस को गुजारते हैं, फिर उसे
आयरन या लोहे और मॉलिब्डेनम के साथ में गुजारते हैं। तो यह हमारा कंप्रेशर हुआ। कंप्रेशर से हमने N2H2 1:3 के उसमें भेजा, जो कि हमारे उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम और लोहे से गुजरा। अतः हमारे पास यहां पर द्रव के रूप में अमोनिया आ जाती है। तो यह द्रव अमोनिया आई। अच्छा जी, द्रव अमोनिया हुई। बची हुई जो N2 या H2 गैस है उसे वापस हम कंप्रेशर में भेज देते हैं। तो इस तरीके से कुछ इसका आरेख बनता है। इसे अगर तरीके से हम बनाएं तो ये हमारा तरीका हुआ। अच्छा जी, तो ये कुछ आरेख हुआ। तो प्रवाह चित्र तो बन चुका है, प्रवाह चित्र बन चुका है। फ्लो चार्ट या प्रवाह चित्र कुछ ऐसा होगा। अगर हम इसका आरेख भी देखें तो देखिए, कंप्रेशर है, इससे N2H2 1:3 में हमने भेजी। उत्प्रेरक कक्ष में मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण है, जहां से अमोनिया बनेगी और यहां उसे ठंडा कर दिया जाएगा, क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अतः यहां पर द्रव अमोनिया हमें मिल जाएगी। बची हुई N2 और H2 वापस हम सर्कुलेशन पंप से वापस कंप्रेशर में भेज देते हैं। अगर इसका अब अंतिम उत्तर की बात की जाए तो यह आपका कंप्रेशर हुआ। ये क्या हुआ? कंप्रेशर। कंप्रेशर में N2 और H2 1:3 में भेजी जा रही है। ये उत्प्रेरक कक्ष में अब भेजी जाएगी। ये क्या है? उत्प्रेरक कक्ष, जिसमें हमारे पास लोहा है और मॉलिब्डेनम है। अच्छा जी, फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ठंडा करने के लिए इसे अमोनिया तो बनेगा द्रव में, और उसे ठंडा करेंगे तो यहां पर हमारा अमोनिया बना, द्रव अमोनिया लीजिए। और साथ ही साथ में इसे यहां पर अगर ठंडा करना है तो लीजिए, ठंडा कर दिया। ऐसा द्रव अमोनिया से हमारे पास द्रव अमोनिया बनी, जो हमारे पास अगर N2H2 ऐसी रह गई जिसमें अभिक्रिया नहीं हो पाई, तो क्या करेंगे बच्चों? अभिक्रिया नहीं हो पाई तो उसे हम फिर वापस कंप्रेशर में भेज देंगे और यहां से द्रव अमोनिया को अलग कर देंगे। तो ऐसा कुछ हमारा उत्तर होगा। प्रश्न यहां पर दिया है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ओजोन के साथ अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। और साथ ही साथ में एक और प्रश्न है, ओलियम का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए, सबसे पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO होता है। तो NO का अगर आप ओजोन O3 से अभिक्रिया कराएंगे तो बच्चों NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ में O2 गैस अलग होगी। अच्छा जी, उसके बाद में हम विचार करेंगे ओलियम पर। अगर हम बात करें बच्चों ओलियम की, तो ओलियम की क्या बात है? ओलियम का रासायनिक सूत्र, सबसे पहले ओलियम का रासायनिक सूत्र, जी हां, H2S2O7 होता है। अच्छा, चलते चलते इसकी संरचना भी देख लें। H2S2O7, तो सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर 2 सहसंयोजक बंध के साथ में 4 ऑक्सीजन 2 सल्फर से जुड़ी है, फिर 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। यह संरचना होती है ओलियम की। अतः ओलियम की संरचना भी मिली और यह भी पता लगा कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ओजोन के साथ में अभिक्रिया कराने पर ऑक्सीजन गैस के साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्सीजन बनती है। प्रश्न हमारे सामने दिया है, एथेनॉल की को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद का नाम लिखिए। अच्छा जी, देखिए, अगर हम बात करें एथेनॉल की, C2H5OH है। अगर आप इसे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में अभिक्रिया कराएंगे 443 केल्विन तापमान पर, क्या होगा? निर्जलीकरण होगा, डिहाइड्रेशन होगा।
और अगर हम बात करें निर्जलीकरण, निर्जलीकरण में क्या होता है बच्चों? H2O, जल अलग होता है। तो अगर C2H5OH की बात करें, CH3, CH2 और OH, तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से OH अलग होगा, H2O अलग होगा और साथ ही साथ में बनेगा CH2, CH2। इथीन यहां पर बनेगा। तो अगर हम बात करें एथीन, यहां पर हमारा मुख्य उत्पाद होगा। प्रश्न हमारे सामने दिया है, पिक्रिक अम्ल का आयनिक सूत्र लिखिए। अच्छा जी, देखिए पिक्रिक अम्ल जो कि महत्वपूर्ण हमारा कार्बनिक यौगिक है, क्या होता है पिक्रिक अम्ल? हां जी, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल की अगर हम बात करें तो हमने लिया फिनॉल। क्या लिया? फिनॉल। और इसके दोनों ऑर्थो और एक पेरा पर हमने नाइट्रो ग्रुप को या नाइट्रो समूह को जोड़ दिया। यह हमारा पिक्रिक अम्ल होता है। तो 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल हमारा नाम हुआ पिक्रिक अम्ल का। अच्छा, पिक्रिक अम्ल की अगर हम बात करें, कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन हैं जी, बिल्कुल। अगर हम बात करें हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, 1 2 और 3, 3 हाइड्रोजन हैं। और साथ ही साथ में अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 3 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितने बच्चों? 1 2 3 6 और एक 7, 7 ऑक्सीजन है। ये इसका रासायनिक सूत्र भी हुआ। तो ये सारी बातें हुई पिक्रिक अम्ल की, यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न हमारे सामने दिया है, निम्नांकित को अम्लता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, प्राथमिक ब्यूटिल अल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्राथमिक ब्यूटिल अल्कोहल की, तो ब्यूटिल आ रहे हैं, हां जी आ रहे हैं, मतलब 4 कार्बन होंगे, अल्कोहल मतलब OH समूह। तो अगर हम बात करें प्राथमिक क्या होगा? प्राथमिक एक ऐसा अल्कोहल, 4 कार्बन का एक ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि केवल एक कार्बन से जुड़ा है, यह प्राथमिक ब्यूटिल अल्कोहल हुआ। सर द्वितीयक की बात करें तो बेटा द्वितीयक में 4 कार्बन, हां जी ब्यूटिल है, और OH क्योंकि अल्कोहल है एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और तृतीयक की बात करें तो सर तृतीयक तो बेटा 4 कार्बन और एक ऐसा OH जो कि ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि 3 कार्बन से जुड़े हैं। तो यह बात हुई तृतीयक की। अच्छा, आपको अम्लता का आरोही क्रम लिखना है तो पहले तो संलग्नी क्षार में इसे परिवर्तित करें। संलग्नी क्षार का स्थायित्व देखें, जिस यौगिक का संलग्नी क्षार सबसे ज्यादा स्थायी होगा उसकी अम्लता भी यौगिक की सबसे ज्यादा होगी। अच्छा जी, तो यहां पर CH3 कार्बन 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 और O ऋणात्मक, H प्लस गया, O नेगेटिव बचा। यहां पर कार्बन 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 और यहां O नेगेटिव। और यहां पर क्या बच्चों? यहां पर कार्बन कार्बन एंड O नेगेटिव, ये कार्बन ऐसा। अच्छा जी, आगे क्या? अगर बच्चों हम आगे बात करें तो कैसे स्थायित्व देखेंगे? यहां पर O नेगेटिव है और हमारा जो एल्काइल समूह है वो तो प्लस आई या प्लस प्रेरण प्रभाव दिखाता है, जो कि हमारे O नेगेटिव या संलग्न क्षार को अस्थायी करेगा। जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ही कम स्थायी हमारा संयुग्मी क्षार होगा। देखिए यहां पर 3-3 मिथाइल की वजह से प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, प्लस प्रेरण प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, सबसे अधिक अस्थायी होगा। फिर उसके बाद द्वितीयक और प्राथमिक ब्यूटिल अल्कोहल केवल एक हमारे कार्बन की वजह से या एक एल्काइल समूह की वजह से सबसे ज्यादा स्थायी होगा। अच्छा जी, तो स्थायी का क्रम अगर हम बोले तो प्राथमिक सबसे ज्यादा स्थायी, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक का संयुग्मी क्षार।
तो इनके यौगिक भी इसी क्रम में अम्लीय होंगे। अतः अगर अम्लीयता का क्रम लिखें तो अम्लीयता का आरोही क्रम, अम्लीयता का आरोही क्रम क्या होगा? सबसे कम अम्लीय हमारा तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, फिर उससे ज्यादा द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, और सबसे ज्यादा क्या होगा? प्राथमिक। तो सबसे ज्यादा प्राथमिक लीजिए जी, ये हमारा प्राथमिक ब्यूटिल अल्कोहल हुआ। ये अम्लीयता का आरोही क्रम होगा। अतः उत्तर ये है। प्रश्न हमारे सामने है, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता परिकलित कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें सरल घनीय जालक की, तो सबसे पहले तो सरल घनीय जालक को समझें। एक हम जालक बना देते हैं, ठीक है जी। तो सरल घनीय ये कब कहलाएगा? सरल घनीय जब अणु, परमाणु या आयन इसके केवल कोने पर उपस्थित हो। 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों पर अगर अणु, परमाणु या आयन उपस्थित हो तो यह सरल घनीय कहलाएगा। अच्छा, जालक के अंदर कितने अणु, परमाणु या आयन समाहित होते हैं? तो अगर हम बात करें कोने कुल कितने हैं? कोने कुल 8 हैं, और 8 कोनों पर हमारा अणु, परमाणु या आयन उपस्थित है। अगर कोई कोने पर अणु, परमाणु या आयन उपस्थित है तो उसका 1/8 भाग हमारे जालक के अंदर होता है। तो अगर हम बात करें Z इफेक्टिव की, कितने हमारे अणु, परमाणु या आयन उस जालक में उपस्थित है कुल, तो 8 हमारे अणु, परमाणु या आयन है, गुणा हर किसी का 1/8 भाग उसमें समाहित है। अतः 1 Z इफेक्टिव का मान होगा। अच्छा, Z इफेक्टिव क्यों? क्योंकि संकुलन क्षमता की अगर हम बात करें, संकुलन क्षमता का सूत्र होता क्या है? अच्छा, संकुलन क्षमता का, हाँ जी, संकुलन क्षमता का इसका सूत्र होता है Z इफेक्टिव, जो कि हमने अभी निकाला, 1 गुणा 1 परमाणु, अणु या आयन का आयतन, 1 परमाणु का आयतन बटा जालक का आयतन। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं, क्योंकि संकुलन क्षमता यहां पर पूछी है तो यह प्रतिशतता मतलब गुणा 100। अब आगे थोड़ा सा अगर हम बात करें, एज लेंथ हमारी जालक की अगर स्मॉल a के बराबर है और अणु, परमाणु या आयन का त्रिज्या हमारी r के बराबर है, तो सरल घनीय जालक में हम बोल सकते हैं a बराबर 2r के होता है। और जालक क्योंकि घनीय व्यवस्था में क्रम में होता है, तो जालक का आयतन कितना होगा बच्चों? जालक का आयतन होगा a की घात घन के। और एक परमाणु क्योंकि इसे गोले के रूप में हमने माना है, 4/3 पाई r की घात घन के बराबर होता है। अच्छा, संकुलन क्षमता अगर हम बात करें तो संकुलन क्षमता हुआ Z इफेक्टिव 1 परमाणु का आयतन 4/3 पाई r की घात घन बटा a की घात घन गुणा 100 के। अच्छा, a का मान रख दूं 2r, तो a का मान 2r रखने पर हमारा संकुलन क्षमता कितनी हुई? 1 गुणा 4/3 पाई r की घात घन बटा 2r की घात घन के। तो ये हुआ बच्चों हमारा कितना? 1 गुणा 4/3 गुणा पाई गुणा r की घात घन बटा 8 इंटू r की घात घन के। थोड़ा सा अगर आप इसे गुणा भाग करेंगे तो ये हुआ पाई बटा 6 गुणा 100 भी तो होगा क्योंकि क्षमता निकाल रहे हैं। तो ये हुआ 52.4% के बराबर, जो कि हमें ज्ञात करना था। 52.4% हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न हमारे सामने दिया है, कॉपर एफसीसी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई 359.6 पिकोमीटर है।
कॉपर के घनत्व की गणना कीजिए। साथ ही साथ में कॉपर का परमाणुिक द्रव्यमान 63.54, हमारा U गिवन है AMU। अच्छा, सबसे पहले तो अगर हम बात करें घनत्व का सूत्र क्या होगा, घनत्व का सूत्र डेल्टा बराबर होगा Z इफेक्टिव गुणा कॉपर परमाणु का द्रव्यमान अगर कैपिटल M बोलें बटा हमारे FCC जालक का आयतन। तो जालक का आयतन अगर एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई स्मॉल a लें तो घन के रूप में हमारा जालक होगा, हुआ n क्यूब या a की घात घन के गुणा आवोगाद्रो संख्या के बराबर। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल M, कॉपर का परमाणुिक द्रव्यमान 63.54 है। अगर हम बात करें a क्यूब या a की घात घन के, यह है 359.6 पिकोमीटर में। और अगर हम बात करें सेंटीमीटर में बदलें तो 359.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात 3 के बराबर होगा सेंटीमीटर में। अच्छा जी, तो आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें आवोगाद्रो संख्या की 6.022 गुणा 10 की घात 23 के बराबर होता है। प्रश्न ये उठता है, कैसे भी अगर Z इफेक्टिव का मान हमें मिल जाए तो इसका मान रखेंगे, सारे मान हमें पता है, घनत्व हमें पता लग जाएगा। अच्छा, अगर FCC जालक की बात करें, FCC जालक में हमारा ये हुआ जालक घन के रूप में। अच्छा जी, FCC में होता क्या है, FCC में कॉपर के जो परमाणु हैं वो हमारे 8 कोनों पर उपस्थित होंगे, प्लस फलक केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। कैसे? 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, साथ ही साथ फलक केंद्र। तो अगर फलक केंद्र की हम बात करें तो ये पहला फलक केंद्र, ये दूसरा फलक केंद्र, ये तीसरा फलक केंद्र, ये चौथा फलक केंद्र, और एक आगे का फलक और एक पीछे वाला फलक, ऐसे 6 फलक केंद्र है। अच्छा, परमाणु अगर कोने पर उपस्थित है तो 8 कोने हैं, हर परमाणु का 1/8 भाग हमारे जालक में समावेशित होता है, और फलक केंद्र 6 हैं, अगर परमाणु फलक केंद्र पर उपस्थित है तो उसका आधा भाग जालक में समावेशित होता है। तो यह हुआ, अगर इसको गणना करें तो 1-3 बराबर 4 के Z इफेक्टिव का मान आ गया। घनत्व की अगर हम बात करें तो घनत्व Z इफेक्टिव 4 गुणा 63.54 या 63.5 बटा आपका आयतन तो 359.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात 3 a क्यूब या a की घात घन गुणा अवोगाद्रो 6.022 गुणा 10 की घात 23 के बराबर। लीजिए जी, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में हमारा घनत्व आ जाएगा। अगर इसे आप गणना करना चाहते हैं, ये 254 के बराबर और ये हमारा लगभग अगर हम बात करें 27.9 के बराबर, तो 9.07 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर घन के बराबर हमारा घनत्व आएगा। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न हमारे सामने दिया है 4.6 ग्राम एथेनॉल के 500 ग्राम जल में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न को हल करने से पहले मोललता का सूत्र हमें पता होना चाहिए। मोललता का सूत्र, जी हां, मोललता का सूत्र। अगर हम बात करें मोललता की, तो मोललता का सूत्र होता है विलय के मोल बटा, बताइए और सोचिए, विलय के मोल बटा, जी हां, विलायक का भार हमारा केजी में, तो विलायक का भार। अच्छा, या तो विलायक का भार केजी में लिखें, अगर आप इसे ग्राम में लिखेंगे तो 1000 का गुणा कर दें, एक ही बात है। विलय के मोल बच्चों कितने होंगे? विलय के मोल, विलय का भार
किसमें बच्चों? ग्राम में, बटा हमारा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अच्छा, बटा या गुणा 1000 बटा विलायक का भार, किसमें हो जाएगा? ग्राम में। अच्छा, विलेय का भार कितना है? देखिए, एथेनॉल C2H5OH का भार है 4.6, तो 4.6 गुणा 1000 बटा विलेय का अणुभार। C2H5OH का अणुभार की अगर हम बात करें तो C2H5OH ये हुआ 24 धन 5 धन 16 धन 1, ये 46 के बराबर हो रहा है। हाँ जी, उसके बाद में अगर हम बात करें 46 गुणा विलायक का भार, वो हुआ ग्राम में 500 के बराबर। बस यही तो हमें करना था। दशमलव हटाएंगे, बटा 10, 500 से 1000 दो बार, 46 से 46, 2 बटा 10, 0.2 मोलल हमारा सही उत्तर होगा। अंतिम उत्तर क्या है? 0.2 मोलल। प्रश्न हमारे सामने दिया है, एक वैद्युत अपघट्य के 2 ग्राम को 200 ग्राम जल में घोलने पर इसके हिमांक में 0.2 केल्विन की कमी हो जाती है। जल का हिमांक अवनमन स्थिरांक 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें विलियन अध्याय का, ये एक प्रश्न है। अगर हम बात करें हिमांक में अवनमन, डेल्टा टीएफ बराबर होता है हिमांक अवनमन स्थिरांक KF गुणा मोललता के। अच्छा, डेल्टा टीएफ का मान यहां पर दिया है, हिमांक में अवनमन 0.2, 0.2 बराबर KF 1.86 का मान भी दिया है। अच्छा, मोललता का सूत्र क्या होता है? मोललता का सूत्र विलेय का भार ग्राम में बटा विलायक का भार ग्राम में गुणा 1000 बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, हमारा कैपिटल M। यहां पर कैपिटल M हमें पता करना है। अच्छा, अगर हम बात करें विलेय का भार कितना दिया है? 2 ग्राम। देखिए, अगर विलायक के भार की बात करें तो 200 ग्राम, तो यहां से हम बोल सकते हैं कैपिटल M बराबर 1.86 गुणा 2 गुणा 1000 बटा आपका 0.2 गुणा 200। अच्छा, अगर हम गणना करें तो दशमलव से दशमलव अगर हटाएंगे तो बटा 10 आएगा। उसके बाद में 2 से 2 कटा और यहां पर 3 शून्य से 3 शून्य भी कट गए, कुछ ऐसे। तो यहां पर अगर हम मोलर द्रव्यमान की बात करें बच्चों तो 93 ग्राम प्रति मोल आ चुका है। विलेय का मोलर द्रव्यमान हमें पता करना था, 93 ग्राम प्रति मोल आ चुका है, यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न हमारे सामने दिया है, Mn2+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण परिकलित कीजिए। अगर हम बात करें, हमारे पास आयन है मैग्नीज द्विधनावेशित अवस्था में। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें हमारे उदासीन मैग्नीज की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक मैग्नीज का 25 होता है, तो Ar3d5 4s2। अच्छा जी, अगर हम द्विधनावेशित मैग्नीज आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो बाह्यतम कक्ष चौथे कक्ष में से 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। Ar3d5 हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अच्छा, चुंबकीय आघूर्ण की अगर हम बात करें तो म्यू से इसे प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर वर्गमूल लेंगे n गुणा n धन 2 के। अच्छा, n का मान क्या है? n का मान कुल मिला के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान होगा। n बराबर कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो अच्छा,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो n का मान यहां पर क्या होगा, 3d5 है। कक्षक अगर 3d5 को हम बनाएंगे तो बच्चों ये हमारा 3d5 हुआ, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चुंबकीय आघूर्ण हुआ 5 गुणा 5 धन 2 का वर्गमूल, ये हुआ 35 का वर्गमूल, जो जिसका मान होगा 5.9 और इसकी इकाई क्या होती है, बोहर मैग्नेटॉन। तो 5.2 बोहर मैग्नेटॉन हमारा अंतिम उत्तर होगा। प्रश्न हमारे सामने दिया है, अंतराकाशीय यौगिक के कोई 3 भौतिक व रासायनिक अभिलक्षण लिखिए। अगर हम बात करें बच्चों अंतराकाशीय यौगिक के, तो निम्न इसके भौतिक व रासायनिक लक्षण होते हैं। पहला अगर हम बात करें, अंतराकाशीय यौगिक कठोर होते हैं, तो पहला हमने लिखा कठोर। अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें, अंतराकाशीय यौगिक का गलनांक बिंदु अधिक होता है, तो अधिक गलनांक बिंदु, अधिक गलनांक बिंदु। अच्छा बच्चों, अगर हम अगले बिंदु की बात करें अंतराकाशीय यौगिक के बारे में, तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, तो विद्युत के सुचालक। और बच्चों एक और बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर अंतराकाशीय यौगिक की बात की जाए तो इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, तो यहां पर लिख देंगे अधिक क्रियाशील। यहां पर 3 भौतिक और रासायनिक अभिलक्षण की बात की थी, हमने 4 के बारे में बात कर ली, तो ऐसा कुछ हमारा उत्तर होगा। प्रश्न हमारे सामने दिया है, इटार्ड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। अगर हम बात करें बच्चों इटार्ड अभिक्रिया की, तो इटार्ड अभिक्रिया में होता क्या है, इटार्ड अभिक्रिया। अच्छा, अगर इटार्ड अभिक्रिया की बात करें, ऐसा यौगिक लें जिसमें मिथाइल समूह उपस्थित हो, तो ऐसा यौगिक जिसमें मिथाइल समूह हो, और बच्चों इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण सर किसकी उपस्थिति में करेंगे, तो ऑक्सीकरण हम क्रोमाइल क्लोराइड की उपस्थिति में कर देते हैं। CrO2Cl2 क्या होता है बच्चों, क्रोमाइल क्लोराइड। अगर ऐसा यौगिक जिसमें मिथाइल समूह है, उसका क्रोमाइल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण होगा और अंततः मिथाइल समूह हमारा एल्डिहाइड समूह में बदल जाएगा, एल्डिहाइड समूह। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोई उदाहरण लें तो अगर हम टोलुइन की बात करें, टोलुइन क्या होता है, C6H5CH3 मिथाइल समूह है, और इसका अगर हम ऑक्सीकरण करें CrO2Cl2 की उपस्थिति में, यहां पर मिथाइल समूह हमारा एल्डिहाइड समूह में बदल जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा हमारे टोलुइन से। ऐसी कुछ इटार्ड अभिक्रिया होती है। प्रश्न हमारे सामने दिया है, हेल्फ-वॉलहार्ट-ज़ेलेंस्की अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। अगर हम बात करें हेल्फ-वॉलहार्ट-ज़ेलेंस्की अभिक्रिया होती क्या है, तो देखिए अगर हमारे पास ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन हो, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अल्फा ब्रोमीनीकरण हो जाता है। होगा क्या, हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल का अल्फा ब्रोमीनीकरण। इसका मतलब क्या हुआ सर, एक उदाहरण ले लेते हैं। एक हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप है, उससे जुड़ा है कार्बन जिसके पास में हाइड्रोजन है, और फिर ये COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। अच्छा, अगर हम इस कार्बन की बात करें, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के बाद में अगर हम बात करें बच्चों,
तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इसे हम Br2 ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया करें फास्फोरस उत्प्रेरक की उपस्थिति में और इसका जलीकरण भी करें, तो यहां पर होगा क्या, अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है उसकी जगह Br आ जाएगा, तो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो RCH जुड़ गया है अब Br और COOH, अल्फा ब्रोमीनीकरण हो चुका है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। यह होता है हमारा हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की अभिक्रिया। प्रश्न हमारे सामने दिया है, स्रोतों के आधार पर 3 प्रकार के बहुलकों के नाम और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। अगर हम बात करें स्रोतों के आधार पर बहुलकों को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर हम प्रथम वर्गीकरण की बात करें तो प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं बताइए? ऐसे बहुलक जो कि प्रकृति से हमें मिले हों वो प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। इसका कोई एक उदाहरण, एक नहीं अनेक उदाहरण लीजिए। जैसे अगर हम बात करें प्रोटीन, अगर हम बात करें स्टार्च, हमारा सेलुलोज, अच्छा, और सेलुलोज हुआ, और अगर हम बात करें रबर हो गया, प्राकृतिक रबर, रेजिन हो गया, ये सब हमारे प्राकृतिक बहुलक। अगर हम दूसरे वर्गीकरण की बात करें बहुलक में, तो दूसरा वर्गीकरण होता है संश्लेषित बहुलक। कौन सा बहुलक? संश्लेषित बहुलक। यह कौन सा बहुलक होता है बेटा? ऐसे बहुलक जो कि कृत्रिम हो, मानव निर्मित हो, वो संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। कोई उदाहरण सर? एक उदाहरण? अरे 3 उदाहरण लीजिए। जैसे पॉलीथीन, अच्छा पॉलीथीन हुआ, नायलॉन 6,6 हुआ, या ब्यूनाएस हो गया, ये सब हमारे संश्लेषित है। तीसरा वर्गीकरण भी है अर्ध संश्लेषित। कौन सा? अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलकों में आखिर होता क्या है? तो अर्ध संश्लेषित बहुलक की अगर हम बात करें तो यह हुआ अर्ध संश्लेषित। अच्छा जी, ऐसे बहुलक जो कि प्रकृति से मिलते हैं लेकिन मानव उसमें अपने उपयोग के आधार पर अभिक्रिया करवाता है और उसे कृत्रिम बनाने की कोशिश करता है, तो वो हो गया अर्ध संश्लेषित। तो इसका कोई उदाहरण बताएं? तो उदाहरण हो गया इसका सेलुलोज नाइट्रेट, या एक और एग्जांपल ले लें रेयॉन। ये दोनों हमारे अर्ध संश्लेषित के उदाहरण हुए। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं स्रोतों के आधार पर बहुलकों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक, संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित, और उदाहरण आपके सामने तो दिए ही। प्रश्न हमारे सामने दिया है, निम्नांकित बहुलकों के एकलक के नाम लिखिए। पहला है नायलॉन 6, दूसरा टेफ्लॉन, तीसरा नियोप्रीन। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। नायलॉन 6 किस एकलक से मिलकर बना है? अगर हम बात करें बच्चों कैप्रोलैक्टम। क्या सर? कैप्रोलैक्टम। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6 और 1 नाइट्रोजन। तो ये बच्चों हमारा कैप्रोलैक्टम हुआ। यहां पर कार्बन, ऑक्सीजन, यहां नाइट्रोजन, और यहां पर जो है हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही। तो ये हुआ हमारा कैप्रोलैक्टम। अच्छा जी, कैप्रोलैक्टम। अगर कैप्रोलैक्टम को हम 533 से 543 केल्विन तापमान पर गर्म करें हमारी पानी की उपस्थिति में, तो यहां से ये बंध टूटेगा और हमारे पास नायलॉन 6,6 मिल जाएगा। ये कार्बन का 1 2 3 4 5 कार्बन, उसके बाद में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और ये लीजिए बहुलीकरण हो चुका है।
तो ऐसे हमारा नायलॉन 6 बन जाता है। तो ये हुआ हमारा पहला नायलॉन 6। अच्छा, दूसरे की अगर हम बात करें, यहां पर लिख भी देते हैं नायलॉन 6। दूसरा हमारा है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर लिखते हैं क्या, टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरोइथीन हमारे पास है, टेट्राफ्लोरोइथीन, लीजिए जी, टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन को अगर उच्च दाब पे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम अभिक्रिया करें, अतः यहां पर पाई बंध टूटेगा और हमारे पास टेफ्लॉन मिल जाएगा। तो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और लीजिए हो गया बहुलीकरण। तो ऐसे कुछ हमारा टेफ्लॉन मिलता है। ठीक है, तो एकलक हुआ टेट्राफ्लोरोइथीन। अच्छा, नायलॉन 6 का, कैप्रोलैक्टम और नियोप्रीन का अगर हम बात करें नियोप्रीन की बच्चों, तो तीसरा हुआ हमारा नियोप्रीन। अगर हम बात करें बच्चों नियोप्रीन की, तो नियोप्रीन कैसा होता है, किस एकलक से बनता है, क्लोरोप्रीन। क्या होता है, क्लोरोप्रीन। तो यह हमारा क्लोरोप्रीन हुआ, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का जब बहुलीकरण हम करेंगे, क्लोरोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन करेंगे, बहुलीकरण करेंगे, तो बहुलीकरण से यहां पर पाई बंध टूटेंगे और हमारे पास नियोप्रीन मिल जाएगा। तो ये N, इसके भी N मूल, इसके भी N मूल, ऐसा कुछ। तो ऐसे कुछ टेफ्लॉन, नियोप्रीन और नायलॉन 6 के एकलक होते हैं। नायलॉन 6 का कैप्रोलैक्टम, टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरोइथीन और नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन। प्रश्न हमारे सामने दिया है, संश्लेषित अपमार्जक के 3 वर्गों के नाम लिखकर प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। अगर हम बात करें संश्लेषित अपमार्जक, 3 तरह से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो एनायनिक, दूसरा कैटायनिक, तीसरा अनआवेशित या नॉन आयनिक जिसे बोलते हैं। तो अगर हम बात करें एनायनिक की, तो एनायनिक, दूसरा कैटायनिक और तीसरा बिना आवेशित या नॉन आयनिक अपमार्जक। ये 3 तरह के वर्गीकरण होते हैं। अब एनायनिक अगर अपमार्जक की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल सोडियम डू डेकाइल, सोडियम डू डेकाइल, यहां पर अगर इसे एक साथ ही लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सोडियम डू डेकाइल, बेंजीन सल्फोनेट। अच्छा जी, अगर कैटायनिक अपमार्जक की बात करें तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हो जाएगा, तो सेटाइल ट्राइमिथाइल, सेटाइल ट्राइमिथाइल, अमोनियम ब्रोमाइड। और अगर हम नॉन आयनिक की बात करें तो इसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका उदाहरण होगा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल स्टेरेट।
ऐसे 3 वर्ग हम बोल सकते हैं संश्लेषित अपमार्जक के, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक, और उसके उदाहरण आपके सामने गिवन है। यह हमारा हल इस प्रश्न का हो जाएगा। प्रश्न हमारे सामने दिया है, डेटॉल के 2 अवयवों के नाम लिखिए। अगर हम बात करें पहले प्रश्न की ही, तो डेटॉल के 2 अवयव कौन से होते हैं? पहले अवयव की अगर हम बात करें क्लोरोजाइलिनॉल, तो क्लोरोजाइलिनॉल। अच्छा, उसके बाद में अगर दूसरे अवयव की हम बात करें तो अल्फा टर्पिनॉल। ये हमारे 2 अवयव होते हैं डेटॉल के। अच्छा, अब दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें, सैकरीन का रासायनिक नाम लिखिए। सैकरीन का रासायनिक नाम 1,2 बेंजी, या तरीके से लिखेंगे 1,2 बेंजी सो थाइजोल, जिसमें 3 तो कीटो समूह होते हैं अलग अलग पोजीशन पर और 2 ऑक्सो समूह सब्स्टिट्यूएंट पर लगे होते हैं। तो ऐसा कुछ रासायनिक नाम होता है सैकरीन का। प्रश्न हमारे सामने दिया है, निकाय Mg2+ से Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे? दूसरा प्रश्न है, गैल्वेनी सेल क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगर हमें निकाय Mg2+ से Mg के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान ज्ञात करना है तो हम सहायता लेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। किसकी? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहां पर इसका इंग्लिश में मतलब पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे SHE बोलते हैं। अच्छा, इसके लिए 0.0 वोल्ट हमने अर्ध सेल के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव माना है। अब करेंगे क्या? अब हम ये करेंगे कि वैद्युत रसायन सेल बनाएंगे। बाईं ओर एनोड हम लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? बाईं ओर एनोड हम लेंगे। अच्छा जी, और दाईं ओर कैथोड हम लेंगे। बाईं ओर एनोड हमने लिया जिसमें मैग्नीशियम धातु का इलेक्ट्रोड हमने रखा और उसे MgSO4 जिससे हमें मिलेगा Mg2+ का विलयन में डुबो दिया। दूसरी ओर हमने यहां पर H+ विलयन लिया, 1 मोलर विलयन लिया, और यहां पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने की कोशिश हम करेंगे। तो अतः यहां पर एक धातु से Pt धातु हमने जोड़ी, एक धातु के तार से Pt धातु हमने जोड़ी, और ये हाइड्रोजन गैस का आने जाने का रास्ता हुआ। तो यहां से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। अल्टीमेटली होगा क्या? इसे सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर से जोड़ेंगे और यहां पर एक U आकार की कांच की नली है जिसमें लवण भरेंगे और यह है हमारा लवण सेतु। अच्छा, अब होगा क्या? अब यह होगा कि यहां पर वैद्युत धारा प्रवाहित होगी और इस सेल जो हमारे पास बना है, इस सेल का मान हमारा आ जाएगा 2.36 वोल्ट के बराबर। अच्छा, अगर हम बात करें तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है हमारे रिडक्शन के तुल्य। मानक इलेक्ट्रोड विभव हमारे कैथोड का, किसका? कैथोड का। तो यहां पर कैथोड लिख देते हैं, कैथोड माइनस मानक इलेक्ट्रोड विभव अपचयन के तुल्य हमारे एनोड का। अच्छा, कैथोड का मान तो हमें पता है SHE जुड़ा हुआ है, 0.0 होता है। E0 का जो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसका मान 2.36 आएगा। तो इन सभी मान का अगर हम गणना करें
तो एनोड के समकक्ष अगर हम बात करें तो Mg2+ से Mg का हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव आ गया ऋणात्मक में -2.36 वोल्ट के बराबर। तो कहने का आशय यह है कि अगर हमें किसी भी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के उपयोग से उसका विभव ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव हमारा 0.0 वोल्ट के बराबर हो जाता है। अच्छा, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन सेल का प्रदर्शन कैसे करेंगे तो वो हम लिखना चाहें तो यहां पर दाईं और एनोड हमने लिया है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है हमारा Mg सॉलिड से Mg2+ बनेगा, ये एक्वस 1 मोलर और ये लवण सेतु, अच्छा एक एक्वस और 1 मोलर, ठीक है जी, और लवण सेतु हुआ। और यहां पर अगर कैथोड की तरफ देखें अपचयन होता है, अपचयन इसका मतलब हमारा H+ से H2, तो H+ हमारा एक्वस 1 मोलर सॉल्यूशन है, उससे क्या बन रहा है बच्चों, उससे H2 गैस बन रहा है। एक बार इसका दाब रखेंगे और Pt हमने ठोस के रूप में लिया था, तो ये हमारा सेल प्रदर्शन हुआ। अच्छा, गैल्वेनी सेल क्या होता है, यहां पर कुछ नहीं करते। अगर गैल्वेनी सेल की हम बात करें, गैल्वेनी सेल में मैग्नीशियम की जगह आप जिंक को ले लें और कैथोड में हम कॉपर को ले लेते हैं, तो यह हमारा जिंक हुआ एनोड की तरफ, एनोड, ठीक है। इसे ZnSO4 में हमने डुबोया और ZnSO4 से मिला Zn2+ हमारा एक्वस। और दूसरी ओर अगर हम बात करें बच्चों कैथोड पर, किस पर, कैथोड पर, यहां पर ये है कैथोड, कैथोड पर हमें यहां पर Cu2+ आयन एक्वस मिलेगा और इसमें हम कॉपर की एक छड़ को इलेक्ट्रोड के रूप में डुबोएंगे और दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे। तो दोनों को अगर गैल्वेनोमीटर से जोड़ेंगे तो हमें विद्युत धारा के प्रवाह का दिशा पता लगेगी। अच्छा, दोनों को लवण सेतु से जोड़ा, एक ऐसा यू आकार का कांच का ट्यूब जिसमें कि लवण भरा हुआ है, तो यह क्या कहलाएगा, लवण सेतु, लवण सेतु हुआ। अच्छा, हमारा वैद्युत परिपथ पूरा हो गया, वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन हमारे होगा क्या, यहां से जिंक छड़ से ऑक्सीकरण होगा और यहां से ये Zn2+ में बदलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ निकलने लगे और इलेक्ट्रॉन के बाद अगर हम बात करें बच्चों तो इलेक्ट्रॉन निकले, विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी और यहां पर जो Cu2+ हमारा एक्वस विलयन था वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और होगा क्या, Cu सॉलिड में बदलेगा। अगर इस सेल के लिए हम बात करें, जब एनोड में जिंक इलेक्ट्रोड Zn2+ विलयन में रखते हैं, कैथोड में कॉपर इलेक्ट्रोड Cu2+ विलयन में लगते हैं, तो इस सेल का विभव का मान 1.1 वोल्ट के बराबर आता है। एनोड की तरफ ऑक्सीकरण होगा, कैथोड की तरफ अपचयन होगा। अगर कुल हम सेल की अभिक्रिया देखें तो Zn और Cu2+ अभिक्रिया करके बनाएंगे Zn2+ प्लस Cu सॉलिड, ऐसा कुछ। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सेल रिप्रेजेंटेशन की, तो Zn2+ हमारा एक्वस Zn सॉलिड में बदलेगा और Cu जो या Zn2+ में बदलेगा, Zn2+ में बदलेगा, ऑक्सीकरण होगा, Zn2+ में बदल रहा है तो Zn2+ में बदलेगा और Cu2+ हमारा कैथोड की ओर हमारा Cu सॉलिड में बदलेगा। तो इस तरह से गैल्वेनी सेल होता है जहां पर जिंक और कॉपर की सहायता से वैद्युत रसायन सेल हम बनाते हैं, तो इसे गैल्वेनी सेल बोलेंगे।
प्रश्न हमारे सामने दिया है, निम्नांकित संकुलों का आईयूपीएसी नाम लिखिए। अगर हम पहले संकुल की बात करें तो केंद्रीय धातु पहचाने क्रोमियम है, एमाइन NH3, एक्वा H2O हमारा उदासीन लिगेंड है और साथ ही साथ में Cl क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो X प्लस 3 गुणा 0 एमाइन के लिए, 3 गुणा 0 H2O के लिए, प्लस 3 गुणा -1 क्लोरीन के लिए, ये 0 हुआ तो X का मान हमारे +3 के बराबर आया। अब यहां पर लिगेंड को सबसे पहले इंग्लिश के अल्फाबेटिकल क्रम में लिखें तो यहां पर हो गया ट्राई एमाइन, ट्राई अमीन या एमाइन, फिर ट्राई एक्वा और क्रोमियम, कोष्टक में रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अंक और फिर क्लोराइड। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा हम देखेंगे। दूसरे में अगर हम बात करें इथाइलिन डाइएमाइन हमारा उदासीन लिगेंड है और सल्फेट आयन है जिसका जो आवेश होता है -2 होता है। तो 2 गुणा X हमारे कोबाल्ट के लिए, 3 गुणा 2 6 गुणा 0 इथाइलिन डाइएमाइन के लिए और 3 गुणा -2 तो 3 धन 3 गुणा -2 हमारा बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो X का मान +3 आया। अच्छा जी, नाम क्या हो जाएगा? नाम हमारा हो जाएगा, देखिए ट्रिस, या तरीके से अगर हम लिखें तो ट्रिस इथाइलिन डाई एमाइन या अमीन, उसके बाद में कोबाल्ट, कोष्टक में ऑक्सीकरण अंक और फिर सल्फेट। ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और तीसरे प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर केंद्रीय धातु है निकेल, जिससे 2 क्लोरीन जुड़े हैं और 3 फास्फोरस के साथ में हमारे फिनाइल। अच्छा जी, अगर ऑक्सीकरण अंक की बात करें तो यहां पर ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ये तो उदासीन है, 0 होगा और क्लोरीन के लिए 2, तो निकेल का ऑक्सीकरण अंक X प्लस या X प्लस 2 गुणा -1 क्लोरीन के लिए प्लस 2 गुणा 0 हमारे उदासीन लिगेंड के लिए, तो X का मान आया 2 के बराबर। अब अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे बिस, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन और 2 क्लोरो। अच्छा जी, तो यहां पर डाइक्लोरो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन हमारा निकेल, कोष्टक में उसका ऑक्सीकरण अंक। तो ऐसे प्रश्न के तीनों संकुल का आईयूपीएसी नाम कुछ इस तरह हम लिखेंगे। प्रश्न हमारे सामने दिया है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। दूसरा, कारण दीजिए कि एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय क्यों है। अच्छा, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोबेंजीन हमारा कुछ ऐसा होता है, C6H5NO2। अगर इसे एसएन की उपस्थिति में HCl के साथ में अभिक्रिया कराएं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा। क्या होगा सर? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जुड़ेगा। अतः यहां पर ऑक्सीजन अलग होगा, उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, बन जाएगा NH2। तो यह हमारा नाइट्रोबेंजीन है।
नाइट्रोबेंजीन, और ये हमारा एनिलीन है, तो एनिलीन। तो इस तरीके से पहली अभिक्रिया हुई। अच्छा, दूसरे प्रश्न में पूछा है कि एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय क्यों है। अगर हम बात करें एनिलीन की, तो एनिलीन होता है हमारा कुछ इस तरह, C6H5 और NH2। और साथ ही साथ में अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया, बेटा अमोनिया हमारा होता है NH3। तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन तो जुड़े हैं, साथ ही साथ में एक इलेक्ट्रॉन युग्म भी है। अच्छा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन के पास, नाइट्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म। अब होगा क्या? पहली बात तो ऐसे यौगिक जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके वो क्षार कहलाते हैं, और ऐसे यौगिक जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म दे देंगे वो अच्छे क्षार होंगे, उनकी क्षारकता ज्यादा होगी। अच्छा जी, अब यहां पर ठीक है, नाइट्रोजन के पास एकल इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो प्रदान कर सकता है। अगर एनिलीन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन, जो एकल इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो देखिए इस बेंजीन रिंग के साथ में अनुनाद प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर हो जाएगा 2 बंध NH2, और साथ ही साथ में यहां पर ऋणावेश आ गया। फिर ये अनुनाद होगा, पाई इलेक्ट्रॉन अनुनाद में सम्मिलित रहेंगे, तो यहां पर सब अनुनादित संरचना बना लेते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर ऋणावेश, फिर ये ऋणावेश यहां पर जाएगा, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर गया। तो यहां पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा अच्छी तरह बना देते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, तो ये समूह ऐसा कैसा, फिर यहां पर ये अनुनाद के विभिन्न ठीक है, तो संरचना हुई, अनुनाद की विभिन्न संरचना हुई। यहां पर आप देखें एनिलीन की क्षारकता कैसे पता लगती, कितनी आसानी से नाइट्रोजन एकल इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का क्योंकि एकल इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में बिजी हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है, इस वजह से यह आसानी से प्रदान नहीं कर सकता नाइट्रोजन एकल इलेक्ट्रॉन युग्म को। इस तरीके से बोल सकते हैं अनुनाद की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन पर उपस्थित एकल इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में रहता है, इस वजह से नाइट्रोजन एकल इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदान नहीं कर सकता। इस तरह से हम बोलेंगे एनिलीन कम क्षारीय होगा हमारे अमोनिया से। प्रश्न हमारे सामने दिया है, रासायनिक अधिशोषण के 4 प्रमुख लक्षण बताइए। अधिशोषण के 4 अनुप्रयोग बताइए। द्रव विरोधी सॉल तथा द्रव स्नेही सॉल में 4 अंतर लिखिए। इमल्शन पायस के 4 उपयोग लिखिए। दोनों अथवा में प्रश्न है, या तो ऊपर वाला प्रश्न करेंगे या नीचे वाला प्रश्न करेंगे। अभी क्योंकि हम सभी प्रश्न का हल बता रहे हैं, तो हम दोनों हल के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। अच्छा जी, सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, रासायनिक अधिशोषण के 4 प्रमुख लक्षण बताइए। तो अगर हम बात करें रासायनिक अधिशोषण, अच्छा बच्चों, रासायनिक अधिशोषण की अगर हम बात करें तो रासायनिक अधिशोषण के प्रमुख लक्षण आप बताएं। प्रमुख लक्षण क्या होंगे सर? रासायनिक अधिशोषण के? हाँ जी, रासायनिक अधिशोषण के। चलिए, तो रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध होता है, वॉन डेर वाल बंध नहीं होता। कौन सा बंध होता है? रासायनिक बंध होता है। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय नहीं होती, अनुत्क्रमणीय। अच्छा जी, अगर हम बात करें रासायनिक अधिशोषण, तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं।
तो रासायनिक अधिशोषण बढ़ेगा। अगर हम बात करें रासायनिक अधिशोषण अति विशिष्ट होते हैं। तो ये 4 प्रमुख लक्षण हमने रासायनिक अधिशोषण के लिखे। अच्छा, एक और हम बात कर सकते हैं, एकल अणु परत होती है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रमुख लक्षण की हम बात कर सकते हैं रासायनिक अधिशोषण के। अच्छा, अनुप्रयोग बताइए। अगर हम बात करें रासायनिक या अधिशोषण के अनुप्रयोग, अधिशोषण के अनुप्रयोग की अगर हम बात करेंगे तो क्या होंगे? अधिशोषण के अनुप्रयोग, तो ये सक्रिय सतह ज्ञात करने में अगर हम दूसरे अनुप्रयोग की बात करें, सक्रिय सतह पहली बात तो सक्रिय सतह ज्ञात करने में, फिर सक्रिय सतह की सक्रियता कितनी है, तो सक्रिय सतह की सक्रियता ज्ञात करने में। अच्छा, पदार्थ का भौतिक व रासायनिक अभिलक्षण ज्ञात करने में। चौथे की अगर हम बात करें तो पदार्थ का ऑक्सीकरण अथवा अपचयन क्षमता ज्ञात करने हेतु। तो इस तरीके से अधिशोषण के विभिन्न अनुप्रयोग होते हैं। चलिए चलते हैं अगले अथवा वाले प्रश्न पे। द्रव विरोधी सॉल्व तथा द्रव स्नेही सॉल्व में 4 अंतर लिखिए और फिर इमल्शन पायस के अनुप्रयोग की या उपयोग की हम बात करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अंतर की बात करेंगे। अंतर हम देखेंगे, द्रव विरोधी यहां पर या द्रव स्नेही यहां पर लिखते हैं, द्रव स्नेही सॉल्व, और ये हो गया हमारा द्रव विरोधी सॉल्व। अच्छा, द्रव स्नेही सॉल्व परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित जो कण होते हैं उनको आपस में मिलाएंगे आप, तो वो आपस में मिल जाएंगे, तो ये एक स्वतः अभिक्रिया होती है और इनका मिलना अस्वतः होता है। अगर हम बात करें इनमें अंतः आणविक या अंतः आणविक आकर्षण बल प्रबल होते हैं और इनमें अंतराणविक आकर्षण बल दुर्बल होते हैं। आपको पूरा पूरा लिखना है। अच्छा जी, अगर द्रव स्नेही सॉल्व की बात करें तो ये स्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। अगर हम बात करें द्रव स्नेही सॉल्व को आप बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, ये सब संभव हो पाता है। तो अगर हम बात करें ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के तहत होते हैं। अच्छा, एक और लिख देते हैं, ये पहला लिखा, ये दूसरा लिखा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं, जो द्रव स्नेही होते हैं उनके कण अनावेशित होते हैं और जो द्रव विरोधी होते हैं उनके जो कण होते हैं वो आवेशित होते हैं। ऐसे हम यहां पर 4 पूछे थे, हमने 5 लिख दिए ताकि आपको 5 में से 4 तो याद रहें। ओके,
अब आगे चलते हैं, यहां पर इमल्शन पायस के हमें उपयोग लिखने हैं। तो पायस के उपयोग, कहां कहां पायस के उपयोग होते हैं? पहला तो अगर हम बात करें दूध जल में, तो दूध जल में पायस का उपयोग होता है। अच्छा, साबुन गंदगी की शोधन प्रक्रिया में, कि जब आप साबुन को, अगर कपड़े धोते हैं तो साबुन को जब आप पानी से जोड़ते हैं, जैसे अगर हम बात करें C17H35COONA, तो ये साबुन का सूत्र होता है, तो इसको जब आप मिलाते हैं तो उसमें भी पायस बनते हैं, इमल्शन बनते हैं, तो गंदगी के शोधन में। अगर हम बात करें, साबुन हो गया सौंदर्य प्रसाधन में भी, सौंदर्य प्रसाधन में जैसे आप बात करें क्रीम हो गया, विभिन्न तरह के सौंदर्य प्रसाधन, जेल हो गया, ये सब पायस के अंतर्गत आते हैं, तो सौंदर्य प्रसाधन में। और अंतिम अगर बिंदु पे हम बात करें, तो अंतिम बिंदु है पायस का फेन प्लवन, फेन प्लवन, इसे यहां पर लिख देते हैं। तो अगर अंतिम बिंदु की हम बात करें तो चौथे बिंदु को हम यहां पर लिख देते हैं फेन प्लवन विधि। आप जानते हैं फेन प्लवन विधि में सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में, फेन प्लवन विधि होती है, तो उसमें सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, उसमें भी पायस बनते हैं। तो अथवा वाले क्वेश्चन में भी हमने दोनों करे। प्रश्न में द्रव विरोधी सॉल्व, द्रव स्नेही सॉल्व में तो हमने 5 अंतर देखे, और साथ ही साथ में पायस के उपयोग के बारे में भी हमने बात की। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। प्रश्न हमारे पास दिया है, SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में 4 अंतर बताइए। हेलोएल्केन के क्वथनांक लगभग समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अधिक होते हैं, क्यों? ये तो एक प्रश्न हुआ। इसी प्रश्न में अथवा क्लोरोबेंजीन के हेलोजिनीकरण तथा सल्फोनीकरण अभिक्रिया को बताइए, तथा डीडीटी का सूत्र तथा IUPAC नाम लिखिए। अच्छा, सबसे पहले तो अथवा के पहले प्रश्न की हम बात करते हैं, SN1 SN2 अभिक्रिया में 4 अंतर। अच्छा जी, तो SN1 और SN2 अभिक्रिया में अगर हम बात करें, एल्काइल हैलाइड हमारे पास है, नाभिक स्नेही OH- के साथ में अगर अभिक्रिया करेंगे, हो सकता है SN1 हो सकता है SN2। तो अगर हम बात करें SN1 अभिक्रिया में, SN1 अभिक्रिया बच्चों 2 पदों में संपन्न होती है। तो 2 पद यहां पर लिख देता हूं, आपको पूरा लिखना है, 2 पदों में संपन्न होती है। SN2 अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। अगर हम बात करें SN1 की, तो ये तीव्र गति की अभिक्रिया है, पर अगर हम बात करें SN2 की, ये धीमी गति की अभिक्रिया से संपन्न होती है। अगर हम बात करें अगला, तो अभिक्रिया का वेग हमारे केवल अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे SN2 में, तो अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक की सांद्रता, साथ ही साथ में नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। और अगर हम कार्बोकेटायन या अगर एल्काइल हैलाइड की बात करें, इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन के स्थायित्व पर इसका जो उत्पाद है उसकी निर्भरता होती है। एल्काइल हैलाइड की अगर क्रियाशीलता की बात करें, तो इसमें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होते हैं, फिर उससे कम 2 डिग्री तृतीयक, द्वितीयक, उसके बाद में प्राथमिक या 1 डिग्री, और उसके बाद में मिथाइल हैलाइड। और अगर हम SN2 की बात करें, तो इसका मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा, फिर प्राथमिक एल्काइल हैलाइड, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता होती है। अगर हम बात करें तृतीयक एल्काइल हैलाइड, तो SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित ही नहीं करता है। तो ये 4 इसमें अंतर हुए। अच्छा, अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। हेलोएल्केनों के क्वथनांक लगभग समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं, उसका कारण बताइए।
उसका कारण अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है हेलो एल्केन। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन बंद होता है जो कि अध्रुवीय होता है। और अगर हम हेलो एल्केन की बात करें बच्चों, तो इसमें कार्बन हैलोजन, ये क्या है? हैलोजन। कार्बन हैलोजन बंद होता है और क्योंकि इन दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर होता है, इस वजह से ये ध्रुवीय बंध होते हैं। अब ध्रुवीय बंध होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो लिख देते हैं ध्रुवीय बंध। इसमें आंशिक धनावेश और हैलोजन में आंशिक ऋणावेश होता है। क्योंकि हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय होते हैं, इस वजह से इसमें ध्रुवीय ध्रुवीय आबंध होता है, जो कि हमारे वॉन्डरवॉल के अध्रुवीय या लंदन बल से ज्यादा प्रभावी होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा हो जाते हैं ध्रुवीय ध्रुवीय बंध की वजह से। इस वजह से हमारे हेलो एल्केन का क्वथनांक, हेलो एल्केन का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। अब चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण तथा सल्फोनीकरण अभिक्रिया को बताइए। अगर हम बात करें बच्चों क्लोरोबेंजीन का, तो क्लोरोबेंजीन का लीजिए, ये हुआ आपका क्लोरोबेंजीन। अगर इसे Cl2 के साथ में अभिक्रिया करेंगे निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में, तो यहां पर आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रिया होगी और क्लोरीन के ऑर्थो पर, साथ ही साथ में क्लोरीन के सापेक्ष पैरा पर हैलोजनीकरण हो जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई बच्चों? हैलोजनीकरण। अच्छा जी, अब बात करते हैं सल्फोनीकरण की। सल्फोनीकरण में क्या होगा? अगर ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन और इसे अगर सांद्र हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करी तो सल्फोनीकरण होगा। सल्फोनीकरण होके इसके ऑर्थो पर SO3H या पैरा पर SO3H जुड़ जाएगा, तो ये हुआ SO3H। यह अभिक्रिया क्या हुई? ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रिया हुई और यह भी सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यह बात तो तय हुई। अब आते हैं DDT के सूत्र पर। DDT का सूत्र क्या होता है? तो DDT सबसे पहले 2 कार्बन बताएंगे, उसके साथ में अगर हम बात करें एक कार्बन में 3 क्लोरीन जोड़ेंगे और 2 या दूसरे कार्बन पर ऐसा फिनाइल रिंग जोड़ेंगे जिसके पैरा पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। यह हुआ DDT। अच्छा, अगर हम बात करें कार्बन इसमें 14 होते हैं, हाइड्रोजन इसमें 9 हुए और क्लोरीन इसमें 5 हुए। यह तो रासायनिक सूत्र हुआ। DDT का सूत्र C14H9Cl5 और IUPAC नेम, चलिए IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो IUPAC नेम क्या हुआ? अच्छा, सबसे पहले तो यहां पर नंबरिंग करें। अब देखिए दूसरे कार्बन पर यहां पर 2 पैरा क्लोरो बेंजीन जुड़ा हुआ है। यहां पर यह हुआ 1 2 3 4 ये भी 1 2 3 4 तो दूसरे कार्बन के चौथे जो उसकी शाखा है उस पर क्लोरीन अटैच है, तो यहां पर हुआ 2,2 हमारा बिस। अच्छा, 2,2 बिस चौथे कार्बन पर 4 क्लोरो फेनाइल। ठीक है, शाखा तो कंप्लीट हुई। उसके बाद में यहां पर 1,1,1 ट्राई क्लोरो
इथेन या एथेन। इसका सही आईयूपीएसी नाम होगा। अच्छा जी, तो डीडीटी का हमने जो सूत्र भी देखा और इसका आईयूपीएसी नेम और संरचना भी देख ली। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।